तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, एक न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस कर दिया एक ऑब्जेक्ट पे। सो रिएक्शन इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेट। तो हम ऐसा मान सकते हैं, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को कभी भी, जब हम एफबीडी बनाते हैं ना, एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। सो अगर कोई टेबल पे, देखो कैसे बनाते हैं, साथ साथ में बताता जाता हूँ। सपोज दैट ये एक टेबल है हमारे पास, ये कोई सरफेस है, और इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सिंपली हमें पता है जो हर बॉडी में एक मास होता है, मास नीचे की तरफ वेट की फोर्स एक्सर्ट करता है। अगर ये बॉडी किसी सरफेस पे रखे तो ये सरफेस रिएक्शन करेगा और ऊपर की तरफ एक रिएक्शन की फोर्स को दे देगा। तो ये रिएक्शन की फोर्स हो गई। ध्यान से देखना बच्चों, किसी को समझ में ना आए तो पूछ लेना। ये उस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है जो हम कर रहे थे। ये रिएक्शन की फोर्स हो गई और ये फोर्स हो गई वेट की। तो वेट की फोर्स को डब्ल्यू से दिखाते हैं, ये होती है mg। ठीक है। अगर देखो ये बॉडी अभी बैलेंस्ड है ना, ये रखी हुई है, तो ये हमने फोर्स ड्रॉ कर लिया। एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। तो अब देखो जब ये फोर्सेस अभी बैलेंस्ड है ना, मतलब ये दोनों बैलेंस्ड हैं ये वाले सीन में, तो अगर मैं बोलूंगा नेट इफेक्ट क्या है इसका, नेट इफेक्ट है, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो रिएक्शन प्लस वेट कितना दिखा रहा है बच्चों? जीरो। जीरो। मतलब ये जीरो दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये इसको बोलूंगा मैं, ये फोर्स है, ये मेरी नेट फोर्स है, तो हमारे पास जो नेट फोर्स है आर प्लस डब्ल्यू, और वो है जीरो। ये इक्वेशन वन। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यस मास इनटू एक्सेलरेशन होती है ना फोर्स। रिप्लाई करो यार। यस सर। है ना, साथ साथ में रिस्पॉन्ड करो। हाँ, तो अगर मैं इस फोर्स की जगह ये रख दूंगा तो मेरा ये एम ए यहाँ पे रख दिया मैंने इसको, इज इक्वल टू आ गया जीरो। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मास तो जीरो नहीं हो सकता, मास कैन नॉट बी जीरो, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज जीरो। इसका मतलब है इस जगह पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है और बॉडी इज नॉट मूविंग। सिंपल हम बोल सकते हैं ईदर बॉडी इज मूविंग either the body is moving with a constant speed or is at rest। या तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होने के दो मतलब हो जाते हैं, या तो वेलोसिटी जीरो है या वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये याद रखना है आपको ना, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है या तो वेलोसिटी जीरो है या वेलोसिटी कांस्टेंट है। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। यस है सर। ना, तो हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया कि बॉडी मूव नहीं कर रही। और अब अगर मैं इसको मूव करा दूं, एफबीडी इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये अलग से मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाऊं, इसको अलग से फ्री बॉडी, इसके नीचे से सरफेस हटा दूंगा। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होगा हम इसको फ्री बना देते हैं एक जगह पे। इसको एक पॉइंट से दिखा सकते हैं और कैसे भी दिखा सकते हैं। इस पे हम देखते हैं नेट फोर्सेस, अब यहाँ पे एनालाइज करेंगे कितनी फोर्सेस है। अब आपको पता है इस बॉडी का तो मास m है, क्योंकि एवरी हर बॉडी के पास तो मास है कुछ ना कुछ। तो अगर मास है तो आप आंखें बंद करके एक नीचे की तरफ फोर्स बना देंगे। इट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड टूवर्ड द सरफेस ऑफ और सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये हमारे पास वेट की फोर्स हमेशा होती है डाउनवर्ड। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे टेबल है बच्चों, दिख रहा है कहीं? नहीं है ना टेबल? अगर ये फ्री फॉल में गिर रही है ना बॉडी, फ्री फॉल का केस ये आ जाएगा, ये नीचे गिरती चली जाएगी। मगर अगर ये टेबल है, इसका एफबीडी बनाऊंगा तो मैं इसी का बना रहा हूं, तो हम ऊपर की तरफ रिएक्शन की फोर्स भी दिखाएंगे।
अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं समझा रहा हूँ ध्यान से। अब देखना केस 1। केस 1 में क्या है, इफ द फोर्स ऑफ वेट इज ग्रेटर देन रिएक्शन, अगर ये फोर्स जो है ना वेट की ज्यादा बड़ी हो गई रिएक्शन से, टेबल के रिएक्शन से, तो क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। सर वो फॉल वंश करेगा क्या होगा टुवर्ड्स द बेटा? सेंटर। सर हाँ फॉलो, वंश बताओ क्या होगा? सर डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब हो गया टेबल रोकेगा, द टेबल विल बी ब्रेक, टूट जाएगी ना टेबल तो, यस सर। क्योंकि ना बेटा इसको नीचे की तरफ मूव करने में इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसकी फोर्स ये यस इतनी सर। ज्यादा हो जाएगी कि टेबल ब्रेक हो जाएगी, नीचे मूव कर जाएगा। तो उस केस में हमारी ये जो वेट की फोर्स है ज्यादा हो जाएगी रिएक्शन की फोर्स से, तो हम बोलेंगे नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स हो जाएगी, जो ज्यादा फोर्स होती है उसमें से कम फोर्स को रिड्यूस कर देती है, ये हमारी नेट फोर्स हो गई यहाँ पर। तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, नेट फोर्स mg माइनस आर, क्योंकि F का मतलब तो mg है, और ये नेट फोर्स हो गया या रिजल्टेंट फोर्स। तो बच्चों ये इक्वेशन हो गया 1, ठीक है, या A। अब आपको पता है इसका मास कितना है, इसका मास है m। तो अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ये बार बार यूज होगा, तो ये फोर्स जो है किसके बराबर होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यानी एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आ जाएगा इस बॉडी के पास, यहां पर नहीं था प्रीवियस केस में। और ये नेट फोर्स कितनी है, mg माइनस, अरे नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, मास किसका, इस बॉडी का मास। नहीं तो सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी आ रही है बच्चों आवाज? सर यहाँ पे एम की जगह जी आएगा ना? आवाज आ रही है? यस सर। यस हाँ सर। क्या बोलो, कहाँ पे जी आएगा बताओ? आई एम कैंसिल हो गया, जी है ये। तो बच्चों देखो ये रिएक्शन आ गया, ये रिएक्शन की फोर्स हो गई इतनी, ये सेकंड इक्वेशन बना दी हमने। तो दो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, एक तो एक्सेलरेशन पूछेगा या रिएक्शन पूछेगा, इस तरीके से हम इक्वेशन बना देते हैं। जल्दी नोट कीजिए इसको। आन्या, अंशुल जल्दी नोट करो। क्लियर नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? हेलो? यस सर आ रही है। हाँ बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला कॉन्सेप्ट ना, ध्यान से सीखना। अगर हम देखते हैं, अगर रिएक्शन की फोर्स ज्यादा हो जाए, पता है रिएक्शन की फोर्स ज्यादा कब होती है, जब आप किसी रबर के ऊपर कूदेंगे, रबर की शीट के ऊपर, तो वो आपको वापस जंप करा देगी एयर में।
तो रिएक्शन की फोर्स ज्यादा हो जाएगी। तो अब हम मान लेते हैं ये बॉडी है और इस ऑब्जेक्ट पे देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग, वन डाउनवर्ड एंड वन अपवर्ड्स। तो अगर ये हमारे पास फोर्स है वेट और ये है रिएक्शन, अब मैं यहाँ पर मान लेता हूं लेट रिएक्शन इज ग्रेटर देन mg, सो नेट फोर्स जो आएगी हमारी वो आ जाएगी R माइनस mg। तो नेट फोर्स को मैं F से ही दिखाऊंगा यहाँ पर, F R माइनस mg। और न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ये फोर्स जो है ये मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इस बॉडी का और एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, जो फोर्स बड़ी होती है उसके डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। तो ये हो जाएगा R माइनस mg। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन निकालेंगे तो रिएक्शन आ जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ma प्लस mg, तो यानी ये आ जाएगा m इंटू a प्लस g। यहाँ पे एक चीज मैं सिखाऊंगा, जल्दी याद रखना भी है ना। तो ये बच्चे हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अगर आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन के लिए ma r माइनस mg, a इज इक्वल टू r बाय m minus mg by m, this to this cancel, so a is equal to r by m minus g। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया सेकंड इक्वेशन। सो अब एक चीज आपको याद रखनी है, शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं। अगर बॉडी में दो केस हमने यहाँ पे देख लिए, केस वन में क्या था, ये रिएक्शन की फोर्स थी, ये हमारी W था। तो हमारा यहाँ पे ये W मतलब वेट ज्यादा बड़ा था, तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा था, तो एक्सेलरेशन आ रहा था ये G माइनस R बाय M। कब आ रहा था, G माइनस R बाय M। अब केस टू अगर मैं बना दूं यहाँ पर, केस टू में अगर ये दो फोर्सेस के बीच में हम रिएक्शन को बड़ा कर दें वेट से, तभी एक्सेलरेशन क्या होगा, ये अपनी जगह को चेंज कर लेंगे, इंटरचेंज। तो ये आ जाएगा R बाय एम माइनस जी, यही हमने प्रूव किया, R बाय एम माइनस जी। तो ये शॉर्टकट हो गया इसके लिए ना। तो अगर हम पूछें इसमें रिएक्शन कितना था, तो यहाँ पे रिएक्शन कितना था हमारा, ये रहा m इंटू डिफरेंस ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, इतना। और इसमें कितना था, इसमें ये सम था, प्लस कर देते हैं, ऊपर की तरफ जाएगी तो ये हो जाएगा a प्लस जी, ऊपर की तरफ जाने पे प्लस, नीचे की तरफ आने पे माइनस। अगर मैं आपसे बोलूं फ्री फॉल, जब कोई बॉडी फ्री फॉल में होती है ना, ध्यान से देखना यहाँ पे, फ्री फॉल में होगा बेटा बॉडी, तो नीचे की तरफ गिरेगी, रिएक्शन होगा ही नहीं, रिएक्शन हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे ये जो हमारा रिएक्शन है ये जीरो है ना। अब यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन ये वाला जो है फ्री फॉल में डाउनवर्ड मोशन में आएगा, तो ये रिएक्शन जीरो कैसे हो जाएगा, ऐसे होगा, देखो G माइनस ए। अब यहाँ पर जो A है वो G के बराबर आ जाएगा फ्री फॉल में, तो ये हो जाएगा m G माइनस जी, m इंटू जीरो मीन्स जीरो। इसी को बोलते हैं वेटलेसनेस, वेटलेसनेस। तभी अगर आप किसी फेयर में गए हो, दशहरा में जाइंट व्हील में बैठे हो, तो जब वो नीचे की तरफ आता है आपके पेट में थोड़ा गुदगुदी होने लगती है, दैट इज कॉल्ड वेटलेसनेस। एक्चुअली क्या होता है, आपकी बॉडी का वेट जीरो हो जाता है उस समय। वेट तो मास जीरो नहीं होता, वेट जीरो हो जाता है, मतलब सरफेस का रिएक्शन पूरा खत्म हो जाता है, वो जीरो हो जाता है, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाता है उस केस में। जल्दी नोट कीजिए इसको, और किसी को डाउट है तो पूछ लो यहीं पर। सबको समझ में आ गया बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
बच्चों कंपटीशन में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जेई हो गया, नीट हो गया, कोई भी हो गया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल को लग रहा है मगर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी होता है। नोट कर लिया तो मैं चेंज कर दूं स्लाइड? ओके, आई एम चेंजिंग द स्लाइड। आई थिंक हाँ सबने कर लिया। वंश जल्दी कर ले बेटा नोट। सर कर लिया मैंने। कर लिया? सर हैंड रेस करना भूल गए। ये हमने बेसिक चीजें देख ली एफपीडी की। अब हम देखते हैं, ये एग्जाम में आएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है ना। while walking we press the ground that is called action. With our feet slightly slanted. Slightly slanted मतलब स्लोप होता है हमारे पैर में। स्लैंटेड मीन्स स्लोप, विद स्लोप in the backward direction. In the backward direction, that is the force of action. इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम ना वैसे देखेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन ऐसे चल रहा है ग्राउंड में, तो इस तरीके से फीट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये स्लैंट लैग होता है जो फोर्स एक्सर्ट करता है। ये बैलेंस करता है बॉडी को सीधा खड़ा रहने के लिए। और ये वाला जो लैग आपको दिख रहा है, ये स्लैंटेड, ये फोर्स एक्सर्ट करता है ऐसे इंक्लाइंड वे में। अप्लाइड फोर्स कहां पर? ग्राउंड में। तो इसको हम थोड़ा वैसे दिखाएंगे वेक्टर वे में। तो एक वर्टिकल डायरेक्शन और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये जो है हमारी फोर्स, इसको ये इस तरफ एक्शन दे रही है, तो रिएक्शन भी इस तरफ लगेगा ना। तो अगर ये इस तरफ एक्शन है तो इस तरफ रिएक्शन आ जाएगा। तो इस तरफ रिएक्शन होगा, तो इस रिएक्शन को मैं यहां दिखा रहा हूं। ठीक है, अब ये क्योंकि इंक्लाइंड फोर्स हो गई रिएक्शन की, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। रिएक्शन हो गया हमारे पास, रिएक्शन की फोर्स इधर से जा रही है O से, तो इट इज इंक्लाइंड इन टू वेज। तो हम इसको ऐसे बोल देंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा इसका। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा r cos थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर के डायरेक्शन में, और ये होगा r sin थीटा, और ये एंगल होगा थीटा।
जिस पर इंक्लाइंड होगी फोर्स। सो ये एग्जाम में आता है, इसको थोड़ा हम लिख लेते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं हो क्या रहा है। The ground exerts an equal and opposite force on us. The vertical components of force of reaction balances our weight. And horizontal component ये हमारे को आगे चलने में मदद करते हैं। Enables us to move forward. Enables us to move forward. ये हमारा वॉकिंग का फिनोमिना होगा, जैसे हम चलते हैं तो इस तरीके से ये फोर्सेस बैलेंस होती है। तो ये तो हमारे वेट को बैलेंस कर रही है, ये वॉक कर रही है। तो अगर हम अपने आप को एक पॉइंट से दिखा दें व्हाइल वी आर वॉकिंग, सपोज ये हमारा वेट हो गया और वेट है डाउनवर्ड्स। अब आपको पता है हमारे पास जो रिएक्शन की फोर्स है वो इंक्लाइंड है। ये रिएक्शन की फोर्स है इंक्लाइंड, ये हमारा वेट हो गया एम जी। ये इंक्लाइंड है टू वेज में, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हमें जो चलने में मदद जो करेगा, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये तो इसके साथ बैलेंस हो गया, क्योंकि हम ग्राउंड पे चल रहे हैं, ऐसे उछल नहीं रहे हैं। जब हम हवा में कूदते हैं तो ये दोनों बैलेंस डिसबैलेंस हो जाते हैं, और जब हम सीधे ग्राउंड पे चलते हैं ग्राउंड के ऊपर, तब ये बैलेंस रहते हैं। हमारा जो वेट है ये इससे बैलेंस्ड हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू एम जी। वर्टिकल कंपोनेंट मीन्स आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन 1 आ गई। और यहाँ पे कोई फोर्स काम कर ही नहीं रही है, जीरो फोर्स काम कर रही है। और यहाँ पर जो हमें, अगर अगर हम फिर भी आगे बढ़ रहे हैं इस डायरेक्शन में, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये इस तरीके से हम क्या दिखाते हैं, एक्सेलरेशन को दिखाते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए आर कॉस थीटा। तो आर कॉस थीटा नेट फोर्स हो गई जो हमें इधर लेके जा रही है। आर cos theta is responsible for walking। बच्चों इस स्कूल में यहाँ तक लिखना है खाली, ये फिगर बना देना यहाँ तक। ये थोड़ा आगे का बता रहा हूँ, स्कूल से आगे, ये आगे वहां पे स्कूल में दिखाना नहीं, इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमें वॉक करा रही है, तो इसमें एक्सेलरेशन और हमारा जो वेट मास है वो m है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये नेट फोर्स है हमारे पास। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ये जो फोर्स है हमारी हॉरिजॉन्टल यानी रिएक्शन की फोर्स, ये मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है। तो हम इसको लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन एंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ रिएक्शन इज आर कॉस थीटा। तो हमारा जो एक्सेलरेशन आ गया, ये आ गया आर कॉस थीटा बाय एम। ये हमारा आ गया यहाँ पर एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से हम मूव करते हैं ग्राउंड पर। तो ये क्या करता है, एक्सेलरेशन है यहाँ पर,
इनवर्सली वैरी करता है मास को, मतलब जो मोटा आदमी होगा वो धीरे चलेगा, जो पतला होगा वो तेज चलेगा, इसका मतलब ये होगा। और हमारे कॉस थीटा को डायरेक्टली वैरी करता है, मतलब अगर मैं एक्सेलरेशन को दिखा दूं, कॉस थीटा, देखो जब कोई जंप करता है ना एयर में या लंबे डिस्टेंस पे कूदता है तो पैरों के साथ ज्यादा छोटा एंगल बना लेता है ना, जिससे कॉस हमें क्या दे देता है, बड़ी वैल्यू दे देता है। इसलिए क्योंकि कॉस 90 तो जीरो होता है, कॉस का एंगल छोटा होगा तो एक्सेलरेशन बड़ा देगा वो, तो कॉस को डायरेक्टली वैरी करता है। तो ये जो सारा रेड के अंदर मैं कर रहा हूँ रैप, ये सारा एक्स्ट्रा है भाई, समझाने के लिए आपको बता दिया। इक्वेशन ऐसे बनाते हैं, मेन एफबीडी में करते क्या, हम इक्वेशंस बनाते हैं, मोशन की इक्वेशंस हैं। जल्दी नोट कर लो। समझ में आ गया बच्चों सबको? कशिश, आन्या, निशा? यस सर, आ गया। यस सर। यस सर। आन्या, वंश, जल्दी नोट कर लो बच्चों। कर लिया? ठीक है, वंश ने। आन्या नोट कर लो जल्दी। अब मैं कर एक लिया प्रॉब्लम सर। करा रहा हूँ। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इसको बोलते हैं हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, मगर मैं इसको डायरेक्टली नहीं सिखाऊंगा आपको, क्योंकि डायरेक्टली तो थोड़ा आपको वो होगा, इसमें मोशन ऑफ द कनेक्टेड बॉडी पढ़ाना पड़ेगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है, मगर ये प्रॉब्लम आपको दे दिया है मैंने। है आगे मोशन ऑफ द कनेक्टेड बॉडी। चलो हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम डायरेक्ट बताता हूँ, कहीं पे समझ में नहीं आएगी तो पूछ लेना उससे। लास्ट प्रॉब्लम है आज की रेगुलर क्लास की। ये ग्राउंड है हमारे पास, और इस ग्राउंड पर एक कार्ट है विच इज कैरिड बाय अ हॉर्स। दिस इज कनेक्टेड बाय, अब हॉर्स को नहीं बना पाऊंगा ना, तो हॉर्स की जगह मैं रिएक्शन बना रहा हूँ ना उसका। तो कभी भी किसी भी बॉडी की जब हम फोर्सेस दिखाते हैं ना, उसको हम एक पॉइंट से बता सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट हॉर्स है, ये एच जो है हॉर्स है। अब ये हॉर्स पे जो फोर्सेस काम कर रही हैं वो हम देखेंगे। अभी पीछे एग्जांपल में हमने क्या देखा, ये एक्शन, रिएक्शन, वही हम बना रहे हैं यहाँ पे। तो हॉर्स भी फोर्स एक्सर्ट करता है, जैसे हम चलते हैं वैसे वो भी चलता है। तो हॉर्स क्या करता है, रिएक्शन और एक्शन की फोर्स। हॉर्स अपने लेग से ऐसे क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा ग्राउंड पर। तो ग्राउंड क्या करेगा, ग्राउंड रिएक्ट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ग्राउंड ने रिएक्ट कर दिया ऐसे, यहाँ से किया एक्चुअली, हम इसको यहाँ दिखाएंगे ऐसे।
तो ये हॉर्स का एक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया ग्राउंड का, तो इसको हम एफ बोल देते हैं, एक्सर्टेड बाय द फोर्स, और ये रिएक्शन बाय द ग्राउंड। अब ये रिएक्शन दो पार्ट्स में क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड हो जाएगा। एक हो जाएगा इस डायरेक्शन में जो अभी हम कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जो अभी हमने किया बिल्कुल वही है यहाँ पर ना। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गए रिएक्शन के, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आगे बढ़ाने के लिए बॉडी को। अब हॉर्स जो है मासलेस तो हो नहीं सकता बच्चों, इसका खुद का अपना वेट है, वो नीचे की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से बैलेंस्ड रहती है इक्वेशन। ये हो गया इसका वेट, दैट इज mg। ये बताओ समझ में आया, डायग्राम समझ में आ गया? यस सर। तो डायग्राम समझ में नहीं आएगा तो मुश्किल हो जाएगा करना। अब ना ग्राउंड से एक रिएक्शन होता है, ग्राउंड में एक फ्रिक्शन की फोर्स होती है, हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में फ्रिक्शन। तो ये ऑलवेज अपोज करती है हमारे मोशन को ये अपोज करती है इस डायरेक्शन में। तो इसके अगेंस्ट ये कार्ट इस तरफ, इट इज बीइंग पुल्ड बाय द हॉर्स। तो ये कार्ट हो गई हमारी, ये हॉर्स हो गया, पूरा सिस्टम हो गया। अब हम ये मान लेते हैं जो पूरा सिस्टम है, ऑब्वियसली जब हॉर्स खींचता है गाड़ी को तो आगे बढ़ती है कार्ट, तो इसके पास एक एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में। ये एक्सेलरेशन है सिस्टम का, ये पूरा एक सिस्टम फॉर्म हो गया हॉर्स एंड कार्ट। तो ये वाली फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो इस पूरे सिस्टम को आगे ले जाएगी, क्योंकि ये तो बैलेंस्ड हो गई, ये रिजॉल्व हो गई दो उसके अंदर, इसने वेट को बैलेंस कर दिया, और ये बड़ी होगी फोर्स इससे फ्रिक्शन से, तो ये आगे बढ़ेगी। अगर ये फोर्स छोटी होगी फ्रिक्शन से तो वहीं खड़ी रहेगी। तो ये अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेंशन के कॉन्सेप्ट को लाते हैं। टेंशन भी एक फोर्स होती है ना, टेंशन क्या होती है, फोर्स इन रोप। रोप की स्ट्रेट होने से जो फोर्स आती है, जब हम स्ट्रेच करते हैं किसी भी वायर को, तो उसमें जो वो जब बिल्कुल टाइट हो जाती है तो टेंशन एक्चुअली उसके अंदर होती है। तो ये फोर्स इन रोप में बोलूंगा इसको सिंपल शब्दों में। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, सारा एक्सप्लेन तो मैंने यहाँ कर दिया। इसमें दो सिस्टम है बच्चों ना, अगर मैं यहाँ पे टेंशन, ये जो है फोर्स, ये हॉर्स को ये आगे लेके जा रही है, ये वाली फोर्स हॉर्स को आगे लेके जा रही है। हॉर्स के साथ एक स्ट्रैप से, एक रोप से कार्ट बंधी है। तो अगर मैं बोलूंगा कार्ट को कौन लेकर जा रहा है, तो आप बोलोगे हॉर्स लेके जा रहा है, यस, बट दैट इज इनडायरेक्ट आंसर है ना। डायरेक्ट आंसर इज दैट cart is being pulled by the horse via this rope। ये जो ये रोप है ये लेके जा रही है एक्चुअली। हम बोलेंगे हॉर्स जो है रस्सी को खींच रहा है, रस्सी कार्ट को खींच रही है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। अगर हम बोलेंगे कैसे फोर्स होती है, तो यहाँ पे हम एक कट मारेंगे थोड़ा, तो इस कार्ट को ये हॉर्स अपनी डायरेक्शन में खींच रहा है, किससे, टेंशन से। हॉर्स को कौन खींच रहा है, रिएक्शन की फोर्स आगे बढ़ा रहा है। हॉर्स के साथ एक रस्सी बंधी है, रस्सी में टेंशन है, ये टेंशन इस कार्ट को आगे लेके जा रही है। अब यहाँ पे रस्सी में अगर आप एक साइड से खींचोगे टेंशन थोड़ी आएगी, रस्सी तो ऐसे रहेगी। अगर आप रस्सी को दोनों जगह से खींचोगे ना इस डायरेक्शन में, तो एक एक्शन होगा एक रिएक्शन होगा, तब ये यहाँ पे टेंशन आएगी। तो यहाँ पर हम एक और फोर्स बनाएंगे, ये रिएक्शन की फोर्स हो गई टी डैश। तो ये नेगेटिव भी बोल सकते हैं अपने, नेगेटिव टी। तो ये टी पॉजिटिव टी नेगेटिव, तो ये इस तरीके से हमारे पास ये सिस्टम बनता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से हम करते हैं, जल्दी से देखते हैं यहाँ पे ये हो क्या रहा है वो लिख देते हैं। सो अ कार्ट कनेक्टेड टू ए हॉर्स बाय अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग हो गया बीच में। The horse pulling the cart produces a tension
produces a tension T. This is the tension T in the spring in forward direction. In forward direction means action. Reaction कर दिया इसने ना. The cart in turn pulls the horse by equal force, that is negative T. तो देखो ये हॉर्स इस टेंशन से कार्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये कार्ट इस टेंशन से हॉर्स को अपनी तरफ खींच रही है. T in opposite डायरेक्शन. तो ये रिएक्शन हो गया हमारे पास, है ना, ये रिएक्शन हो गया. सो ये तो सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया हमने. सबसे पहले इनिशियली द हॉर्स presses the ground with a force F. ये इस फोर्स F से in an inclined direction. In an inclined direction. The reaction R, ये वाला reaction of the ground acts on the horse in opposite direction. The reaction has two rectangular components. R has two components. First हो गया हमारा vertical component. Less than 1 minute है बेटा, जल्दी नोट कर लो. ये जो है अभी दोबारा ज्वाइन करनी है क्लास, जल्दी ज्वाइन कर लो और जल्दी नोट कर लो इसको. यहीं से शुरू करूंगा मैं, इधर से शुरू करूंगा नेक्स्ट सेशन. मैंने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लीजिए आप, मैं भेज भी दूंगा आपको.